वक्फ कानून भी अब इस समय चुनाव के माहौल में उछल रहा है। तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, सबने कहा है कि पावर में आते ही जो है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्या ना वो संविधान समझते हैं ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। एक और जो ऑपोजिशन बात करता है बार बार, वो करता है महंगाई की, बेरोजगारी की और पलायन की। कहता है कि यहाँ इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ नौकरी अकेला मुद्दा नहीं था। बिहार के अंदर गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था, घरों में बिजली नहीं मिलती थी। मैंने भी बिहार में देखा है कि चार्जर के लिए वो छोटे इन्वर्टर कहते हैं ना, वो लेकर दुकानें लगती थी फोन चार्ज करने के लिए। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिलता है, हर घर में पानी भी पहुंचा है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, बिजली के कारखाने लगने के बाद ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी आया है। और आगे ये जो नींव पड़ी है, ये नींव पर बड़ी इमारत बनने जा रही है, और वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। लालू जी ने तो हरे भरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया था जंगल राज के माध्यम से। अमित जी, आप ये शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बनकर आगे आया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आएंगे तो टौड़ी पर जो है वो बैन उठा देंगे, और एक आध पार्टियों ने और भी कहा है कि जैसे ही पावर में आएंगे घंटे भर में शराबबंदी का बैन जो है उठा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। थोड़ा सा बात करें चुनावी वादों का। आप लोगों ने भी वादा किया है, ऑपोजिशन भी वादा कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के वादों से। हमारा कोई वादा नहीं आया है, हमने तो काम ही कर दिया है। हमारा अभी वादा तो आना बाकी है भैया जी। नहीं तो एक काम जो आपने कर दिया है, जो कि 1,41 लाख महिलाओं को आपने 10,000 दिया है। एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप बनाया है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं कोऑपरेटिव बनाया जी। तो मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने प्रॉमिस की है कि इतने यूनिट्स फ्री कर देंगे। प्रॉमिस नहीं किया है, कर दिया है। इसका जो है बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सब फ्री भी नहीं है? देखिए, हमने अगले 5 साल में बिहार के जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी और फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसका कैलकुलेशन कर ये सारे काम किए। और आप माफ करना मुझे, ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाले, गरीबों को एम्पावर करने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमने घर दिया जी, बिजली दी, गैस दिया, शौचालय दिया, 5 किलो अनाज दिया, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, 5 लाख तक का सारा इंश्योरेंस उनको, मतलब दवाइयों का खर्चा फ्री कर दिया। अब उसको काम करना है तो पूंजी नहीं है। पहले तो जो कमाते थे वो सारा चला जाता था ये सब चीजों में, लकड़ियां, टहनियां, केरोसिन लाना पड़ता था, और दवाइयों में खर्च हो जाता था, अनाज नहीं था, अनाज में खर्च हो जाता था, खाने पीने में। अब ये सारी चीजों से बिहार का गरीब मुक्त हुआ है, वो कुछ करना चाहता है। तो ये जो 10,000 रुपया दिया है, वो सीड मनी के रूप में दिया है, जो उसकी पूंजी के रूप में काम में आएगा। और ये 10,000 से नहीं रुकेगा, आगे जाकर ये 10,000 सीड मनी का उपयोग कर 2 लाख रुपये तक की लोन बिहार के गरीबों को मिलने वाली है, जिससे वो छोटे अपने कारोबार कर पाएगा और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक और इतनी बड़ी संख्या में
जो गरीब है उनको 2 लाख रुपए का लोन देकर छोटे छोटे कारोबारों में एंगेज करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी ओर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रोजगारी जनरेट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के बाद, बिजली बनाने के बाद जो कल कारखाने आएंगे उसमें भी रोजगारी का निर्मित होगा। तो ये वैज्ञानिक तरीके से एक बनाया हुआ कार्यक्रम है। इसको बदनाम करने के लिए ना मीडिया ने ना ऑपोजिशन ने आइसोलेशन में एक चीज को उठाकर नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर बिहार के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? आप मानते हो क्या? नहीं, मैं तो आंकड़ों पर जाना चाह रहा था कि अभी सिर्फ 25-26 लाख नौकरियां हैं और करीब कम से कम 3 करोड़ परिवारों को नौकरी। इतने सारे व्हाट्सएप घूम गए जी कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार 20 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2 करोड़ 60 लाख नौकरी गुना 40,000, 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार के बजट से 3 गुना पैसा चाहिए जी। अब वो तो मानते हैं कि वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं, मगर बिहार के युवा को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे पास तो बिहार से ही व्हाट्सएप आए कि कहां से दोगे इतना पैसा। मगर एक सूत्र है, वचन से क्यों, वचन देने में क्यों दारिद्र्य रखना चाहिए? देना चाहिए। ये लोग दे रहे हैं। इनको मालूम है कि उनको सत्ता में नहीं आना है, वचन पूरा करने की उनकी नौबत ही नहीं आनी है, इसलिए अनाप शनाप घोषणा पत्र बना दी। अमित जी, आपने बिहार पे हमारे बहुत सारे सवाल लिए। कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूं। नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, और इसीलिए अब बिहार में 3 बजे तक मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक पूरा मतदान होने वाला है। तो अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी, थक जाओगे जी। गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है, और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर से एक बार नक्सलियों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए मेन स्ट्रीम में आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है, और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे। लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इनसे बात क्यों नहीं करते हैं हम, और वापस जब ये लोग जेल से छूट कर आएंगे तो क्या फिर हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है, जिसके हाथ में हथियार होगा इससे कभी बात नहीं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर बात होती है क्या? और बात क्या करना है? जहां जहां नक्सल मुक्त हुआ, हर गांव में पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, राशन कार्ड पहुंचा, अनाज पहुंचा है, दवाइयां पहुंची है, स्कूल पहुंची है, मोबाइल टावर पहुंचे हैं, और रोजगारी की योजनाएं भी पहुंची।
इस तरह से बात नहीं हो सकती। और ये सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी इसका वैचारिक पोषण करती थी, इसीलिए वो उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी मारे गए, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, सैकड़ों जवान मारे गए, शहीद हो गए। इनके ह्यूमन राइट नहीं है क्या? किस प्रकार की बात करें? बात किससे करें? हाथ में जो AK-47 राइफल लेकर बैठे हैं, इनके साथ हम बात करें? नहीं होगी बात। जो सरेंडर होगा वो मेन स्ट्रीम में वापिस आएगा, सरेंडर नहीं होगा उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बात जीएसटी की करें। आपकी सरकार ने जो है पिछले साल बजट में इनकम टैक्स रेट की कटौती की, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी जीएसटी रैशनलाइज करा है तो उससे भी जो है लोगों के हाथों में बहुत पैसा आया है, अच्छा पैसा आया है। तो क्या आपको लगता है कि इसका लाभ एक आम आदमी को मिल पाया है, और क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? जरूर मिल पाया है। 395 चीजें 28% और 18% पर थी, इसको 5% या 0% टैक्स कर दिया। और ज्यादातर चीजें रोजमर्रा की उपयोग की चीजें थी जो हमारी माताएं बहनें खरीद करती थी। और ये पूरा फायदा पास ऑन हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक कमिटी बनाई है। इसका क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है और पास हो भी रहा है। इसीलिए इस बार दीपावली और छठ पूजा में, भैया दूज में विक्रम रिकॉर्ड तोड़ने वाली खरीदी हुई है और व्यापारी बहुत खुश है, महिलाएं भी खुश है। मैंने ये भी सुना है अमित जी की ड्रग्स कार्टल्स पर भी आपका एक बहुत बड़ा हमला है, और आपका एक बहुत बड़ा प्लान है कि इसको भी जो है उखाड़ कर फेंकना है इस देश से। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कहां पे, इस पर आपके क्या टारगेट्स हैं, कैसे आपने इसको अप्रोच किया? ये बहुत गंभीर समस्या है जी, जो हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करती है। हमने 5 साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा कर लिया है। 5 साल में से 3 साल हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते गए, रिकॉर्ड तोड़ ड्रग्स जब्त किया है, जलाया भी है रिकॉर्ड बनाकर, और ढेर सारे अपराधियों को पकड़ा भी है। अब पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां मिलकर इनकी कार्टेल की बड़ी मछलियों को घेरने के लिए कार्य योजना बनाई है। और मैं आशा करता हूं कि 2-3 साल के अंदर ड्रग के सिनेरियो में भारत में ड्रास्टिक गिरावट आएगी और बहुत अच्छी सफलता हमारे देश की सभी राज्यों की पुलिस को मिलेगी। सब लोग एक साथ एकमुश्त होकर ड्रग के दूषण के सामने जंग लड़ रहे हैं। एक सवाल एसआईआर के बारे में मैंने आपसे पूछा था, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एक्सरसाइज करेगी। काफी सारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो कह रही हैं कि कोई भी हालत में हम इसको करने नहीं देंगे। तो ये संभव हो पाएगा क्या इनके इतने स्ट्रांग रेजिस्टेंस के बाद? तो चुनाव आयोग को देखना है, हमें नहीं करना है। मगर हमारी पार्टी का, पूरे एनडीए का चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए समर्थन है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, 1955 से लेकर 2004 तक हुआ है एसआईआर। कांग्रेस के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं नहीं समझता इसमें सहयोग करने की जगह विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। उनको दूषित मतदाता सूची ही चाहिए जिसके आधार पर वो असली जनादेश को छिपा सके, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। वरना सबने सहयोग करना चाहिए। हर बूथ में हर पार्टी को अपना एजेंट बनाने की छुट्टी दी है चुनाव आयोग ने। हर स्तर पर सुनवाई की प्रोविजन रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव करा। अब क्या आपत्ति है, मैं तो समझ नहीं सकता। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ, एनडीए एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ एकमुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में।
आपने बंगाल की बात छेड़ी तो बंगाल पे सवाल पूछूंगा, उसका भी चुनाव आने वाला है अगले साल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने 2019 में 41% वोट शेयर लाए थे, अच्छी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में, उसके बावजूद आप जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए पिछली बार। अच्छी सीटें आई, 77 सीटों तक आप गए। अगले बार रणनीति क्या होगी? क्या आपको उम्मीद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में आपकी देखिए, बनेगी? आप चुनाव को इस तरह से नहीं देख सकते। आपने बड़े सरलता से कि स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए, मगर स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 77 हो गई। 100 साल से भी पुरानी और आधी सदी जिन्होंने बंगाल पर राज किया वो कांग्रेस पार्टी की 0 सीट। 25 साल तक जो जिन कम्युनिस्टों ने राज किया है उसकी बंगाल में 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन प्राप्त कर ली है, एक नींव बनी है और ये नींव पर आगे बड़ी इमारत बनेगी। इस बार बंगाल चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसी चेहरे को आगे करके लड़ेंगे कि जैसे पहले मोदी जी को चेहरा मानकर लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे बंगाल में? नहीं, वो तो बंगाल यूनिट को तय करना है, अभी बैठे भी नहीं है जी। सभी लोग बिहार में लगे हैं, जब चुनाव आएगा तब तय करेंगे। थोड़ा बात तमिलनाडु की करना चाहता हूं, वहां पर आपका एआईडीएमके के संग गठबंधन है इस बार। क्या कुछ बात विवेक जी से भी हो रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की? ऐसी कुछ अटकलें हैं तो मैंने सोचा आपसे सीधे पूछूं। देखिए, जो भी फैसला हम करेंगे एनडीए के सभी घटक दल साथ में बैठकर करेंगे, ये बात निश्चित है। हम एनडीए को बड़ा करना चाहते हैं। तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इससे बातचीत हो सकता है, चल भी रही हो? मैंने ये भी नहीं कहा कि बातचीत हो रही है, मैंने ये कहा है जो फैसला करेंगे वो एनडीए के घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। कुछ जगहों पे ये भी खबर है कि कांग्रेस भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। ये सभी लोग कर सकते हैं, इसमें क्या है। केरल पे एक सवाल मेरा, आपने कहा था कि 25% सीट जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको इस बार जीतने की उम्मीद है, तो वहां पे भी स्टेट इलेक्शन है। स्टेट इलेक्शन में आपको कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 140 सीटें। अभी क्या देर वहां पर है, भी आपका कोई गेम अभी है? देर है, मगर इस पंचायत चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25% वोट प्राप्त करेगी और हम अच्छी खासी संख्या में सीटें भी जीत कर लाएंगे। अमित जी, एक आध दो और सवाल आखिरी में। एक सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं पर आज फिर पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष कब घोषित करेगी? अब तो बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, पर उसके बाद हो जाएगा, काफी दिन से प्रायोरिटी में हो जाएगा बिहार चुनाव के बाद। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप खादी पहनते हैं, खादी मैंने पढ़ा भी है, आपसे बात भी की है इस बारे में। इसके पीछे क्या, कब ये शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मेरी माता जी, उन्होंने मुझे खादी पहनने के लिए प्रेरित किया था और उस वक्त तो ज्यादा समझ नहीं थी जब मैंने खादी पहनना शुरू किया था, मगर आज मैं देख रहा हूं खादी का विचार आज भी इतना प्रासंगिक है जितना 1920 में हुआ करता था। अगर मेरे खादी पहनने से एक गरीब के घर को रोजी रोटी मिलती है, एक गरीब महिला को रोजी रोटी मिलता है, तो इससे ज्यादा पवित्र कपड़ा और कोई नहीं है। और मैं तो देश भर के सभी परिवारों को कहता हूं, घर में कई सारी ऐसी चीजें होती है, पिलो कवर होते हैं, चद्दरें होती हैं, बदन लुचने के तौलिए होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो खादी का हम उपयोग कर सकते हैं। और खादी ग्राम उद्योग में तो अब ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध है। खादी को बढ़ाइए। खादी हमारे देश के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन है और आत्मनिर्भरता और स्वदेशी दोनों खादी से ही मजबूत होता है। और मोदी जी ने खादी को बल दिया है और खादी के टर्नओवर में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है। अच्छा ही हुआ आपने पूछ लिया, जिससे मैं अपील कर पाऊंगा। और युवाओं को विशेषकर मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप खादी पहनकर देखिए, गरीब के साथ आपका मन
अपने आप जुड़ जाएगा, इसके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग बिहार में जुड़ने के लिए। न्यूज 18 बिहार यहाँ का लोकप्रिय और बहुत बड़ा चैनल है, हमारा 80% शेयर है और बाकी पूरे देश में हमारे नेशनल चैनल्स के थ्रू आप आज देखे गए हैं। शानदार जोरदार स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।